हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम कॉन्टिन्यूटी वाली यूनिट कर रहे हैं। मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको सिलेबस में। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस वाला पेपर है और इसमें हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ये वाली यूनिट कर रहे हैं और इसमें हमारा आज का टॉपिक है डिसकॉन्टिन्यूटी। बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है और अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मिनट भी इधर उधर हुई तो टॉपिक से भटक जाओगे। तो इसीलिए मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। रफ कॉपी और पेन ले लीजिए और आ जाइए मेरे साथ। टॉपिक का नाम है डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? तो जैसे आपने कॉन्टिन्यूटी सीखा तो डिसकॉन्टिन्यूटी कुछ ऐसा नहीं लग रहा देखने से कि जो कॉन्टिन्यूअस ना हो वो डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन एक बार चलो डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं कि इस डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। सो द पॉइंट एट विच अ फंक्शन एफ एक्स फेल्स टू बी कॉन्टिन्यूअस आर नोन एज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। मतलब जिन जिन पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो पाए, मतलब फेल्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, उन पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कितना आसान। अब आगे देखो, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इन डिसकॉन्टिन्यूटी की कुछ टाइप्स बना दी गई हैं ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट ए। किसी पॉइंट ए पर फंक्शन एफ एक्स की डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप्स बना दी गई है। तो उनमें सबसे पहली टाइप है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। नाम से तो यही समझ आ रहा है कि रिमूव किया जा सके जिस कॉन्टिन्यूटी को, वो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। सो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। मतलब किसी पॉइंट ए पर हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है कब कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, मतलब जिस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करें हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट करती हो बट एफ ए के बराबर ना हो, बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, तो उसको हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। एग्जाम्पल देखिए अब इसका, फॉर वट वैल्यू ऑफ के, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल है। फॉर वट वैल्यू ऑफ के एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फंक्शन ये दे रखा है, एक्स नॉन जीरो के लिए फंक्शनल वैल्यू ये होगी और एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए के फंक्शनल वैल्यू होगी। ठीक, तो बताना क्या है, फॉर वट वैल्यू ऑफ के दिस फंक्शन एफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स बराबर में जीरो। इसका मतलब है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी और एफ ए के बराबर नहीं होगी। ठीक है, एफ ए के बराबर नहीं होगी, मतलब जो लिमिट आएगी उसको नॉट इक्वल टू के लेना, नॉट इक्वल टू के। ठीक, तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। तो चलो इसकी लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन की x बराबर जीरो पर। सो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अच्छा एक बात बताओ, साइन x को मैं खोल सकता हूं इसके? भाई x माइनस, आपको पता है कि इसमें ओड पावर्स आती हैं साइन x में और साइन अल्टरनेट चलते हैं। x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और लास्ट में माइनस एक्स लगा दिया और इसके साइन अल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, और नीचे एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब लिख लिया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो आ रही है तो फिर आ जाओ आगे, एक्स से एक्स काट दो और ऊपर से जब एक्स क्यूब कॉमन लोगे ना ऊपर से, और नीचे तो एक्स क्यूब है ही, तो वो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और इसमें से एक्स क्यूब जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे और नीचे वाला एक्स क्यूब कट जाएगा, खाली -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा, यानी कि -1/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू -1/6, -1/6 इस लिमिट की वैल्यू आई है। तो अगर तो ये के जो है, मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, और हम लिमिट जीरो पे निकाल रहे थे, तो एफ जीरो के बराबर ये लिमिट नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। इसका मतलब दिस फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू के नॉट इक्वल टू -1/6। -1/6 को छोड़कर के की कोई भी वैल्यू बन जाए तो वो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी बना देगी। ठीक है, के -1/6 के बराबर नहीं आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, मतलब एक्स नॉन जीरो के लिए फंक्शन ये है और ये देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब और नीचे एक्स जीरो के लिए फंक्शन है के। ठीक है, हमें निकालना है के की किस वैल्यू के लिए
इस फंक्शन के अंदर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया एट एक्स बराबर 0। तो जैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स लगाओगे, ऊपर क्या बन जाएगी 0, भाई ऊपर तो 0 बन जाएगी ना। और डिनोमिनेटर में क्या है, ये थोड़ी सी गलती है भाई, इसमें क्या है, ये जो डिनोमिनेटर जो ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है ना, ये ऊपर ऊपर लगा हुआ है सिर्फ, या पूरे में लगा हुआ है, ये क्या है, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे भाई देखो एक बार ध्यान से देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। फंक्शन मुझे क्या गिवन था, मुझे फंक्शन ये गिवन था, x नॉन जीरो के लिए फंक्शन ये गिवन था, और x जीरो के लिए k गिवन था, k। ठीक है, निकालना क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फंक्शन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर में 0। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हम क्या निकाल देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स निकाल देते हैं, है ना। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकाल देते हैं हम। सो क्या समझ पा रहे हो, मुझे तो ये लग रहा है या तो इसमें कुछ कमी है भाई। इसके अगर न्यूमरेटर में मैं ये ले रहा हूँ, पूरे न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करने से पहले, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में तो ये सारा है ना, और डिनोमिनेटर में, पूरे के डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो तब 0/0 फॉर्म आ जाती, 0/0 फॉर्म, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म, ऊपर 0 बन जाता और नीचे की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, और x की वैल्यू जगह 0 पुट करते तो 0/0 फॉर्म बन जाती। तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते इस पे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और साथ में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो जरूर इस फंक्शन में कुछ दिक्कत है, इसमें डिवाइड बाई की पावर एक्स, पूरे के डिवाइड में की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स हो रहना चाहिए था। ये मैं कंफर्म करके ग्रुप में बताऊंगा आपको, ठीक है, ये फंक्शन सही है या नहीं। सो देखो भाई आगे, अब आपको पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे हम लिबनिट्ज रूल लगा सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। क्या होगा लिबनिट्ज रूल, कि फंक्शन के अंदर पहले तो ये लिमिट पुट करो, एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट करो तो ये हो जाएगी साइन एक्स की पावर 6, ठीक है, और साथ में इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 3x²। मुझे क्या लग रहा है पता है, ये फंक्शन तो ठीक गिवन है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, इसको हटाओ, सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये खाली ऊपर ऊपर है, मतलब सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर पे है इंटीग्रेशन, सिर्फ ऊपर ऊपर है, नीचे इंटीग्रेशन नहीं है। समझ गए जी सर, बिल्कुल समझ गए, ये इंटीग्रेशन सिर्फ साइन एक्स पे है। अब कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने में, आ जाओ देखो। सबसे पहले अपर लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे और इस अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस में इसके अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की पावर 4 हो जाएगी और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। अब ये हमें नजर आ रहा है, e की पावर x का एक्सपेंशन मुझे पता है क्या होता है, 1 + x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में ये -1 और -x और लगा दो, इनसे ये काट दो। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे साइन एक्स की पावर 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो एक्स की पावर 6 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो एक्स की पावर 4 से, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो साइन एक्स की पावर 6 है तो यही एक्स की पावर 6 और नीचे भी एक्स की पावर 6 है, तो ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। बचेगा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इन पे लिमिट मत अप्लाई कर देना अभी सिर्फ ये साइन वाला सोल्व करना है। फिर उसके बाद 3x की पावर 8 और ये बचेगा 2x की पावर 5, और नीचे क्या आएगा x² और ये सारा ठीक है, ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आ गया, तो भाई देखो ये तो कट गए थे, इससे -1 से ये 1 कट गया था, और x की पावर 1/1 फैक्टोरियल से -x ये कट गया था, बचा था ये, तो इसमें से नीचे से हमने x² कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, और इसमें 2 पावर गई, 1 पावर बचेगी, x की पावर 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या निकल के आया, 3x की पावर 8, ये तो 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, बीच में माइनस, और ये 2x की पावर 5 नीचे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये x की पावर 2 है ना, इसको काटो ऊपर से, तो जब काटोगे तो ऊपर पावर बचेगी 3x की पावर 6 और इधर बचेगी 2x की पावर 3, तो लिमिट 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में नॉन 0 बनेगा, क्योंकि ये 1/2 फैक्टोरियल ये कांस्टेंट है, बाकी सब 0 बन जाएगा, तो इसीलिए ऊपर पूरा 0 और नीचे नॉन 0, तो कुल मिला के लिमिट 0 आ जाएगी 0। तो एफ एक्स एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी व्हेन k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तभी तो होती है व्हेन लिमिट ऑफ फंक्शन एट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट
बट इट इज नॉट इक्वल टू f0। तो f0 क्या है, f0 पे k है फंक्शन, तो f0 k ही आएगा, समझ रहे हो। तो लिमिट जो आई है हमारी वो k के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 0 जब फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी फंक्शन के अंदर। दो क्वेश्चन हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के कर चुके हैं। अब सेकंड टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो ध्यान से सुनते जाना, ये इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी लास्ट में कि आप फिर सोचोगे कि वो क्या था वो क्या था, तो इसीलिए पहले ही ध्यान से सुनते जाना। तो अब है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इफ बोथ LHL एंड RHL एट A एग्जिस्ट एट A बट आर नॉट इक्वल, दैट इज LHL RHL बराबर ना हो, बट एग्जिस्ट दोनों करती हो बट दोनों बराबर ना हो, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। दोबारा सुनो, इफ बोथ LHL एंड RHL एग्जिस्ट एट A बट आर नॉट इक्वल, दैट इज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दोनों A पर एग्जिस्ट तो करती हैं बट इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक, लिमिट एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू FA, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। LHL एंड RHL एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इस डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड के कई सारे पार्ट्स हैं, क्या क्या है। फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब LHL FA के बराबर ना आए तो होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस FX FA के बराबर ना आए तो होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट क्या होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू A प्लस FX इज नॉट इक्वल टू FA, ये होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट। अच्छा, फ्रॉम लेफ्ट ओनली का क्या मतलब है कि सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट से हो डिसकंटिन्यूटी और दूसरी साइड बराबर हो, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस FX FA के बराबर ना हो और दूसरी साइड बराबर हो। फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट ओनली, भाई पूरा लिख लेना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट ओनली, आप समझ जाना, मैंने शॉर्ट में लिखा फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट ओनली, मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट ओनली है। तो राइट ओनली का मतलब है कि राइट राइट से डिसकंटिन्यूअस है, लेफ्ट के से इक्वल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू A प्लस FX इज नॉट इक्वल टू FA, बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस FX इज इक्वल टू FA। ठीक, और डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम बोथ साइड है जिसमें दोनों अनइक्वल होंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू A प्लस FX इज नॉट इक्वल टू FA एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस FX इज नॉट इक्वल टू FA। आई होप मेरी बात हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। बोलो भाई शगुन, दीप्सी, और कौन बोलेगा, रिचा, फटाफट बताओ समझ आ रहा है यानी। शालू शर्मा, शिखा, मंजू मलिक, मीनू हुड्डा, पूजा, अंजलि डवास, फटाफट बताओ मुझे समझ में आ रहा है हर एक बच्चे को या नहीं आ रहा है। रमन, फटाफट बताओ भाई। प्रदीप कुमार मौर्य, समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है भाई, अच्छे से आ रहा है ना। तो अब एक नोट पढ़ते हैं बहुत काम का। इफ अ फंक्शन fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और इंक्रीज होता ही जा रहा है इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल के अंदर, देन आइदर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दैट इंटरवल और इट्स डिसकंटिन्यूटी इन दैट इंटरवल इज ऑफ फर्स्ट काइंड। मतलब अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो या तो वो फंक्शन उस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी उसके अंदर पक्का। ठीक है, दो ही केस पॉसिबल है, इनके अलावा कोई नहीं होगा। दोबारा पढ़ देता हूं। इफ अ फंक्शन fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल के अंदर, देन आइदर fx इज कॉन्टिन्यूअस, या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस इंटरवल के अंदर, और इट्स डिसकंटिन्यूटी इन दैट इंटरवल इज ऑफ फर्स्ट काइंड, या फिर उस इंटरवल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी। भाई मेरी बात हर एक बच्चे को समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। सर बिल्कुल आ गई है कि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो या तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस इंटरवल के अंदर, या डिसकंटिन्यूटी हुई भी अगर तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को, एफ सी माइनस, मतलब जो सी से छोटा पॉइंट है वो उसके लिए फंक्शनल वैल्यू छोटी आएगी, फिर उसके बाद एफ सी आएगा, फिर उससे जो बड़े पॉइंट्स हैं उनके लिए फंक्शनल वैल्यू बड़ी आएगी। इसका मतलब जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चल रहा है। एफ सी माइनस इज लेस देन इक्वल टू एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ सी प्लस। दूसरा कि ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट आएगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये जो राइट हैंड लिमिट आएगी ये बराबर नहीं होंगी, है ना, या तो ये बराबर नहीं होंगी, ये वाली छोटी होगी ये वाली बड़ी होगी, और हो सकता है बराबर हो जाए, और अगर बराबर हो गई
तो फिर कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन, और अगर बराबर नहीं हुई तो डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी, क्योंकि फर्स्ट काइंड में यही तो थी कि LHL RHL बराबर ना आए, और LHL को हम इसी से तो डिनोट करते हैं, RHL को इससे करते हैं, ठीक। और अगर डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हुई तो FC माइनस छोटा होगा FC प्लस से, और या फिर कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस होगा तो ये दोनों तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यही बात मैं समझा रहा था, इधर दे आर इक्वल और डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी। अब आ जाओ जंप ऑफ फंक्शन एट सी, किसी पॉइंट सी पर किसी फंक्शन का जंप निकालना है कि उसने कितना जंप किया है। सो जंप ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, उसको डिनोट करते हैं JFC से, JFC से। जंप ऑफ फंक्शन, J से जंप, F से फंक्शन, जंप ऑफ फंक्शन एट सी, तो इसको लिखा जाएगा राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट सी FC प्लस माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी FC माइनस। तो जो इनकी सब्ट्रैक्शन आएगी, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन में कुछ ना कुछ जंप आया है, तो उसको कहते हैं जंप ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। और निकलता कैसे है, FC प्लस माइनस FC माइनस, या तो ये दोनों बराबर होंगे मतलब 0 होगा इनकी घटा, या फिर ग्रेटर देन 0 होगी, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया। जंप ऑफ फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कभी लेस देन 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये जंप ऑफ फंक्शन एट सी निकालने का फॉर्मूला है, और इसी के क्वेश्चन भी करते हैं, देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, और डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, और डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड है, बस थर्ड काइंड नहीं है बिल्कुल भी, बस दो ही है। एक तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, एक डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो गई, ठीक है। उसके बाद है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और फिर है मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। बस इतना ही काम करना है हमें आज की क्लास में, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट से फाइंड। अब हमने क्या किया, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की है, तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। इंटीजर पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और बाकी सब जगह इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और आगे देखते हैं, अब देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर ए बिलोंग टू इंटीजर, जब कोई इंटीजर पे हम लिमिट निकालते हैं, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो एक बात बताओ, अगर A इंटीजर है और उस इंटीजर को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी वो A-1 आएगी। मैं इसको नंबर लाइन पे लेता हूं, देखो जैसे ये है भाई 0, और ये है 1, और ये है 1, ये है -1, ठीक है। अब मैंने इंटीजर ले लिया -1, और जब मैं इस -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो -1 से एक छोटा इंटीजर नहीं आएगा, मतलब -2 नहीं आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, और जब मैं इस -1 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो -1 ही आएगी, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू A माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस विल बी इक्वल टू A-1, मतलब उससे छोटा इंटीजर आएगा अगर लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करेंगे तो इंटीजर पे, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो A खुद ही आ जाएगा, है ना। जैसे 0 को मैं राइट साइड से अप्रोच करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही आएगी उसमें, ठीक। और इधर से आई LHL आई A-1, और राइट साइड से आया A-1 तो A के इक्वल होता ही नहीं है, इसका मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं हुए, और जब LHL और RHL इक्वल नहीं होते तो हम बोलते हैं उसको डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में। और प्रॉपर अगर मैं इस अब मेरे को मैंने लिमिट निकाली मान लो A पर, इंटीजर पर, ठीक है, और मैं FA निकालूं, इसके अंदर इंटीजर है A कोई, और इसके अंदर रख के अगर मैं FA निकालूं तो वो इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू A ही आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब LHL लेफ्ट हैंड साइड से तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू A माइनस FX FA के इक्वल नहीं है, बट राइट साइड से FA के इक्वल है, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट ओनली वाला केस है। हेंस फंक्शन इज discontinuous at every integer and discontinuity is of first kind and it is from left only, क्योंकि राइट साइड से तो FA के बराबर आ ही जाएगा, है ना भाई। अगर मान लो मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकाल रहा हूँ, 0 प्लस, तो 0 प्लस यानी कि 0 की राइट साइड से आएंगे 0 वैल्यू आएगी, और F0 भी 0 आएगा, तो इसका मतलब ओनली लेफ्ट से डिसकॉन्टिन्यूस है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट ओनली है, राइट साइड से तो इक्वल है। आ रही है बात समझ में। और अब बोलेगा जंप निकाल के बताओ, जंप कितना होगा इसका, तो RHL देखो क्या है, इसका RHL आएगा A और LHL आएगा A-1, तो जंप होगा A-1, एक यूनिट का जंप होगा। सो दिस इज जंप कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी,
जंप कितना अगर पूछ ले तो जंप होगा आर एच एल जो आई है वो और माइनस एल एच एल जो आई है वो, घटा के जंप निकल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जंप डिसकंटिन्यूटी। इसी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर होती नहीं है, और फिर उनको आपस में घटाते हैं, आर एच एल माइनस एल एच एल करते हैं, तो कुछ ना कुछ जंप आता ही है। तो इसलिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन देखो एक और इसी पे ही, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड पे ही, या बोलो जंप डिसकंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है। फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस में अगर निकालूं तो जीरो को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो एक्स मोड एक्स नेगेटिव पुट होगा फंक्शन। भाई मोड एक्स को डिफाइन करना सिखा रखा है, अब इतने बच्चे नहीं बचे हो, इतने दिन हो गए पढ़ते, जो ये बातें भी मेरे को बतानी पड़ रही है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स यूज होगा फंक्शन, और एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स यूज होगा। इस तरह ही तो ब्रेक होता है मोड एक्स। तो हम एल एच एल से निकाल रहे हैं तो माइनस एक्स यूज होगा, मोड हट जाएगा और नीचे एक्स, ठीक है, माइनस वन आ जाएगी इसकी लिमिट, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस माइनस वन आया, और एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस अगर हम निकालें तो फंक्शन यूज होगा प्लस का एक्स अपॉन में एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू वन, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो इट इज एल एच एल और आर एच एल हमने निकाल लिए, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दोनों बराबर नहीं है। सो इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। और जंप डिसकंटिन्यूटी भी हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज जंप डिसकंटिन्यूटी, एंड इट इज फ्रॉम बोथ साइड से डिसकंटिन्यू, क्योंकि ना इधर से एफ जीरो के बराबर आया ना इधर से, सो इसलिए इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं थे। एंड इट इज फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि दोनों ही साइड एफ जीरो के बराबर नहीं आया, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। इस पे भी देखो एग्जांपल बता दिए बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बची है और डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड बची है। अब देखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या है। इफ नाइदर एल एच एल नोर आर एच एल ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट ए, मतलब कोई एग्जिस्ट ही ना करे, ना एल एच एल एग्जिस्ट करे। भाई ऊपर वाली में फर्स्ट काइंड में क्या था, एल एच एल भी एग्जिस्ट करती है, आर एच एल भी एग्जिस्ट करती है, बट दोनों बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी। सेकंड काइंड में क्या है कि ना तो एल एच एल ना आर एच एल कोई भी एग्जिस्ट ना करे, ना इधर एल एच एल नोर आर एच एल ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट ए, तो हम उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। जैसे ये फंक्शन है when x इज नॉट इक्वल टू 16, 5 और 31, अगर x की वैल्यू 16, 5 और 31 ना हो तो फंक्शनल वैल्यू ये यूज होगी, और 16, 5 और 31 के लिए फंक्शनल वैल्यू 160 यूज होगी, ठीक है। सो दिस फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट x इज इक्वल टू 16, 5 एंड 31। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 16 निकालेंगे नीचे जीरो बन जाएगा और तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। जैसे ही हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 निकालेंगे नीचे जीरो बन जाएगा, तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। जैसे ही हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये 31 करो भाई, 3 नहीं है ये 31 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 31 निकालेंगे तो इसमें पुट करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू 31, नीचे जीरो बन जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक। एल एच एल भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, आर एच एल भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक। जैसे ही समझ रहे हो ना मेरी बात, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 16 प्लस निकाला तो भी यहाँ पर x की जगह पे 16 ही पुट होगा और ये जीरो बन के नीचे इनफाइनाइट बना देगा। और अगर एल एच एल निकालोगे तो भी यहाँ पर x की वैल्यू 16 ही पुट होगी और वो जीरो बना देगी, डिनोमिनेटर को डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों डज नॉट एग्जिस्ट है, सो दिस फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट x इज इक्वल टू 16, 5 एंड 31। इन 3 पॉइंट पर आइए ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, बिकॉज इन 3 पॉइंट पर ना इधर एल एच एल नोर आर एच एल एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 16, 5, 31, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन है एक और क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड पे ही। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू रैशनल एंड एक्स प्लस टू व्हेन एक्स डू नॉट बिलोंग टू रैशनल। तो इसकी लिमिट बताओ कब निकलेगी। सो हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अगर एफ एक्स की मैं निकालूं तो इसका मतलब जब रैशनल होगा तो लिमिट आएगी ए, और जब इररेशनल होगा तो लिमिट आएगी ए प्लस टू। तो लिमिट एग्जिट जब करेगी जब ए और ए प्लस टू बराबर होंगे, ए से ए कट गया, जीरो और दो के कभी बराबर हो नहीं सकते। सो इसका मतलब ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट आर। फंक्शन के अंदर कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है रियल नंबर पे, हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट आर। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ना इधर एल एच एल नोर आर एच एल एग्जिस्ट एट एनी रियल नंबर।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर LHL RHL एग्जिस्ट ही ना करे, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगी। और अगर LHL RHL एग्जिस्ट करती है और बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट तो करती है बट FA के बराबर नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। ये तीन बातें मैं करा चुका हूं। अब आगे है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड, लास्ट वन। रट जानी चाहिए ये डिसकंटिन्यूटी, कई बार पूछ लेता है। ठीक, इसके बाद फिर थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर कुछ थ्योरम्स हैं प्यारी प्यारी सी, छोटी छोटी सी, बस 2 पेज का ये फिर चैप्टर बचेगा, ये लगा लो। चैप्टर तो और भी है बट हाँ हो जाएगा। चलो देखो भाई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड समझो। अब लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम वन हैंड साइड। अब मैंने क्या कहा था, अगर लिमिट दोनों साइड से एग्जिस्ट ना करे तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगी। और मिक्स्ड काइंड क्या होगी सर? फिर अगर लिमिट एक साइड से तो एग्जिस्ट ना करे, LHL जैसे एग्जिस्ट नहीं करी और RHL कर रही है, दूसरी साइड से लिमिट एग्जिस्ट करे, या फिर RHL से एग्जिस्ट ना करे और LHL से करे, एक साइड से ना करे और दूसरी साइड से करे, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड होती है। लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम वन साइड हैंड एंड लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम अदर साइड हैंड, तो वो होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड। जैसे एग्जांपल भी दिया है, fx इज इक्वल टू e की पावर 1 बाय x व्हेन x नॉन जीरो एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो LHL निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस e की पावर 1 बाय x आएगी। और क्योंकि हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो सारे जो x होंगे वो नेगेटिव पुट होंगे, है ना, इसके अंदर तो नेगेटिव x आएंगे। और जैसे ही आप 0 पुट करोगे, क्योंकि सारे नेगेटिव x आएंगे, 1/x की नेगेटिव हो जाएगी वो। और फिर उस, भाई समझ रहे हो बात को भाई, क्योंकि हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो x के जगह पे जो पॉइंट आएंगे वो सारे 0 से छोटे होंगे, मतलब नेगेटिव होंगे। अब क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव होगी तो वो 1 अपॉन करके e की पावर 1 बाय x हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर में जब 0 पुट करेंगे तो 1/0 e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी और वो डिनोमिनेटर में बनेगी। ठीक है, तो 1/∞ टाइप बन जाएगा और वो आएगा 0। और जब इस 0 को मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो अब तो ऊपर ही 1/0 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा ऊपर ही, तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। अब क्योंकि हम इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो 0 से छोटे मतलब नेगेटिव पॉइंट्स होंगे x के। ठीक है, अब क्योंकि x नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब इसकी पावर नीचे की तरफ आ जाएगी, तो 1/e की पावर 1 बाय x बन जाएगा ये। और फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर 1/0, तो वो 1/∞ बन जाएगा और ये 0 आंसर आएगा। ठीक, तो एक साइड से तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी साइड से लिमिट इन्फिनिटी है, सो फंक्शन एट डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड। कितना आसान था। ठीक, अब ये क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा? ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ मेरे को। ठीक, अगर आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं करवाऊंगा, तो फटाफट ट्राई करो सारे बच्चे। लेट मी ड्रिंक सम वाटर टिल देन। पानी हो चुका है खत्म और क्लास अभी आधा घंटा और चलेगी। बताइए क्या किया जाए? कोई बात नहीं सर, क्लास के बाद ही पानी पीना, अब तो बीच में आपको पानी भी नहीं पीने देंगे। ठीक है भाई, मत पीने दो, चलो करवा देते हैं आपका काम। क्वेश्चन क्या है? इफ fx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या फिर ओपन इंटरवल ए बी दे देता तो इनमें से कोई एक दिया मिलेगा, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी, एंड इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी देन। तो बताना है भाई, एक फंक्शन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंटरवल में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, या बोलो इस इंटरवल में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, और ये बोल दिया इसने कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है एट ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। तो अगर ऐसा है कि हर पॉइंट पे ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इन ओपन इंटरवल ए बी? तो क्या फंक्शन नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस होगा इन ओपन इंटरवल ए बी? क्या फंक्शन कैन हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट सम पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी? अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है, कौन बताएगा? शगुन बताएगी और बबीता, ये 2 जने मुझे बताओ फटाफट, और बताएंगी सोनम
और कौन बताएगी? प्राची। फटाफट बताओ कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अभी अभी हमने पढ़ा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होगी। सर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है ना, आपने कितना अच्छा समझाया है, देखो हमें सब कुछ याद भी हो गया है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में LHL और RHL एग्जिस्ट करती हैं बट बराबर नहीं होती है, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL बट बोथ एग्जिस्ट, तो वो होती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन गिवन है, क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगा एट सम पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। सो फंक्शन अगर मोनोटोनिक, ये रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट याद करना। अब ये फंक्शन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी, और जो लिमिट है वो फंक्शन की इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है ओपन इंटरवल ए बी के, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है इन ओपन इंटरवल ए बी। ये रिजल्ट है, बट मैंने ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये रिजल्ट की तरह मान के याद करना है इसको। ठीक, दूसरा आ जाओ अब, इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो क्या होगा? देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या एफ एक्स नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या एफ एक्स कैन हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट सम पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो चलो देख लेते हैं एग्जांपल। मैंने फंक्शन ले लिया x, इंटरवल क्या है? इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है, और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 3000 ले लिया। अब लेस देन इक्वल टू 0 तो कोई है ही नहीं, इक्वल टू 0 जरूर है, तो 0 पे ये फंक्शन 3000 यूज होगा, और 0 से 1 के बीच में फंक्शन -x यूज होगा, और x इज इक्वल टू 1 के लिए -55,000 यूज होगा। ठीक, तो ये फंक्शन जब मैं LHL निकालूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू आएगी 3000, है ना। 0 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑन 0 निकालूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू 3000 आएगी, और जब मैं इसी फंक्शन पे RHL एट 0 निकालूंगा तो ये फंक्शन यूज होगा, तो वो 0 आएगी। 3000 तो 0 के बराबर होता नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो फंक्शन नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है कोई इस कंडीशन को फॉलो करने वाला, और नहीं भी हो सकता इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो पहली बात तो ये ठीक है। दूसरा, फंक्शन कैन हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट सम पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड थी क्या कि LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करें। यहां से देखो 0 पे LHL 3000 है और RHL 0 है, तो LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर रही है बट बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी हो सकती है एट सम पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कैन हैव का मतलब है हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, बी और सी। कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कोई जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये ओपन इंटरवल दे देता ना कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी, तो पक्का कॉन्टिन्यूस होता इन ओपन इंटरवल ए बी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन। लेकिन अब इसने कह दिया कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैंने दो चीजें बताई है, कॉन्टिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है। अगर ये कह देता ना कि कैन बी कॉन्टिन्यूस तो ये ठीक हो जाता। अब ये कह रहा पक्का कॉन्टिन्यूस, पक्का मतलब हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस, तो ये कोई जरूरी नहीं है। ये देखो ये दे दिया फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है इसके अंदर। सो डिसकंटिन्यूटी है मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, और नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूस हो भी सकता और नहीं भी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, बिल्कुल ठीक बात। फंक्शन कैन हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट सम पॉइंट इन, तो 0 पर देखो ये फंक्शन मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, और इसमें 0 पर LHL भी एग्जिस्ट कर रही है और RHL भी, और दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी हो सकती है। सो बी और सी करेक्ट, बी एंड सी करेक्ट, बोथ करेक्ट, बी एंड सी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एज अ रिजल्ट आपको याद करने हैं। अब इसमें ये मत कहना क्योंकि ये रिजल्ट का प्रूफ है फिर पूरा 2-2 पेज का, तो वो हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट याद करना, बट मैंने एज अ क्वेश्चन पूछ लिया कि क्वेश्चन की फॉर्म में इन रिजल्ट को कैसे पूछ सकता है। इज इट क्लियर? और इसका एक एग्जाम्पल भी देके बता दिया, ये आप पक्का कर लेना। अब आ जाओ बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन। कितनी अच्छी डेफिनेशन होती है बाउंडेड फंक्शन की, बट मुझे 2 मिनट देना क्योंकि मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है। सो तब तक आप भी पानी पी सकते हो, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आ रहा हूँ।
तो भाई ये थ्योरम्स हैं अब कुछ जो डायरेक्ट पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो इनको बहुत ज़रूरी है करना और इनकी स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट से ही बनेगा इनका क्वेश्चन, प्रूफ से नहीं बनता है। और स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बनता है और स्टेटमेंट से ही थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है और वैसा क्वेश्चन भी बन जाता है। वो मैं सारे बता दूंगा आपको जो जो बनेगा। एक बार मुझे माइक लगा लेने दो, फिर काम शुरू करते हैं। क्या है देखो, बाउंडेड फंक्शन। भाई बाउंडेड का तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन इन डोमेन डी। डोमेन डी के अंदर मैं किसी फंक्शन को बाउंडेड जब कहूंगा इफ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब कोई रियल नंबर मुझे ऐसा मिल जाए कि मेरी जितनी भी फंक्शनल वैल्यूज हैं वो सारी इस एम से छोटी या इसके बराबर हो, तो हम कह देंगे कि मेरा फंक्शन भाई बाउंडेड है। ठीक है, मतलब सारी सारी फंक्शनल वैल्यू मेरी एम से छोटी छोटी हैं। और इस मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम का मतलब पता है क्या है भाई? हम मोड एक्स लेस देन ए को क्या लिखते थे? जब हमारा मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए होता था तो हम लिखते थे एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए। तो इसीलिए मोड लगाया गया है कि कोई रियल नंबर एम मुझे ऐसा मिल जाए अगर कि फंक्शन का मोड मेरा m से छोटा बराबर हो, इसका मतलब है फंक्शन m से तो छोटा बराबर और माइनस m से बड़ा बराबर। ठीक है, तो हम कह देंगे कि मेरा फंक्शन दोनों तरफ से बाउंडेड है, अपर बाउंड भी है, मतलब आगे से भी बाउंडेड है और पीछे से भी बाउंडेड है। तो कुल मिला के हम कह देते हैं कि वो फंक्शन बाउंडेड है। ठीक, तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब कैसे लिखा जा सकता है? एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एम। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस टाइप में। ठीक है, दोबारा मैं बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आएगी। और डोमेन की बात, डोमेन के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो हम इसके अंदर एक्स पुट करेंगे वो अपना डोमेन के अंदर से ही पुट करेंगे। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन in a domain D if there exists m belong to real number such that mod fx is less than equal to m for all x belong to D। या बोलो कि fx is less than equal to m and greater than equal to minus m for all x belong to D। एक ही बात है वो, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा बाउंडेड। अगर ऐसा m मुझे मिल गया तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, और केवल डोमेन के अंदर बात कर रहे हैं हम, जो हमारा डोमेन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी। अब फटाफट आ जाइए थ्योरम 1 पर। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो वो फंक्शन बाउंडेड भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अब इसकी कोरोलरी सुनो। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब कोरोलरी का मतलब होता है उसी थ्योरम से कोई और बात निकाली गई है, उसी थ्योरम से कोई और बात उसी थ्योरम से निकल के आई हुई है, तो ये होती है इसकी कोरोलरी। तो थ्योरम 1 की ही कोरोलरी है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन नॉन क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो नॉन क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब इधर से ओपन इंटरवल कह दे, तो वो बाउंडेड की गारंटी नहीं है। फिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन नॉन क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, और फंक्शन केवल क्लोज्ड मिल जाए मेरे को तो, और ये तो कॉम्पैक्ट में तो क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में तो फंक्शन बाउंडेड भी होगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए भी। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? और क्या है, अगर ये इस तरह से क्लोज्ड इंटरवल ना बोल के कॉम्पैक्ट बोल दे तो भी ये थ्योरम 1 ट्रू होगी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड होगा, बट नॉन क्लोज्ड इंटरवल पे नॉट बाउंडेड। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन नॉन क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड। बिल्कुल याद कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट कोरोलरी और ये थ्योरम है। अब एग्जांपल देता हूं आपको, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन जो है ये जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बस जीरो पे। तो हमने ओपन इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल 0 to 1। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0 to 1 बट इज नॉट बाउंडेड इन ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, क्या बोला था? कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो बाउंडेड होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन ओपन इंटरवल ए बी तो हम नहीं कहेंगे बाउंडेड होगा।
ठीक, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉन क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड, या बोलो इंटरवल ना देखे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना कॉम्पैक्ट सेट मतलब क्लोज प्लस बाउंडेड होता है, इज ऑलवेज बाउंडेड। ठीक, अब ये एग्जांपल देखो दोबारा से, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन दिस साइड ओपन एंड वन क्लोज्ड, एक साइड क्लोज्ड है क्योंकि जीरो पे ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पे ये कॉन्टिन्यूस है बट नॉट बाउंडेड इन ओपन इंटरवल 0 to 1, फिर भी बाउंडेड नहीं हुआ भले एक साइड से क्लोज्ड हो गया हो। एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। ठीक, और क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 पे ये फंक्शन, वैसे तो इसको चेक करना पड़ेगा भाई, मुझे गड़बड़ लग रही है इधर। हाँ बिल्कुल ठीक है बात, ये जो फंक्शन है ना ये क्लोज्ड 0 to 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब पूछो क्यों है भाई, क्यों है बताओ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्यों है? और इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना मैंने आपको सिखाया था, अगर इस तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है तो हम केवल राइट साइड से कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इसकी जीरो पे, केवल राइट साइड से कि राइट साइड से ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो राइट साइड से चेक करने का मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लगेगा, और जब जीरो प्लस लगाओगे तो ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, इस चीज में हम इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज में मुझे गड़बड़ लग रही है तो इस चीज में मैं एक बार रिसर्च करके प्रॉपरली और आपको नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कहीं इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है ना। क्योंकि एक बात बताओ, खुद ही सोचो आप भाई, इसकी राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे इस फंक्शन पे, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस निकालेंगे, समझ रहे हो? और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस अगर हम निकालेंगे तो भी तो हम फंक्शन के अंदर जीरो पुट करते हैं जब कोई डिफाइन ही नहीं है भाई, कोई इस फंक्शन को ब्रेक ही नहीं किया गया है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं हम, LHL निकालो चाहे RHL निकालो तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना। बट फिर भी मैं इसको चेक करूंगा, ओके, फिर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। बट ऊपर वाले बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये जो बात कहना चाह रहा है वो भी आप समझो कि अगर मान लो ये फंक्शन कोई भी फंक्शन है, अगर वो नॉन क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड नहीं होगा उस नॉन क्लोज्ड इंटरवल पर। ठीक, तो ये बात कहने की कोशिश कर रही थी, ये कोरोलरी की एग्जांपल थे। कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन नॉन क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। ये वाली चीज तो यही सी चीज को दोबारा लिख दिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट को, और प्रॉपरली इसकी बजाय कॉम्पैक्ट सेट भी लिखा जा सकता है। तो ये थ्योरम और ये थ्योरम सेम है, ये इसकी कोरोलरी है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब थ्योरम नंबर 2 है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी then it attains its bounds, that is infimum and supremum at some point in closed interval ab। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो वो फंक्शन अपने बाउंड्स को अटेन करेगा, मतलब जो सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे वो इसी इंटरवल के अंदर मिल जाएंगे अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है पर कॉन्टिन्यूस है तो। ठीक है, दैट इज एफ एक्स का अगर सुप्रीमम मैं कैपिटल एम मानूं और इनफीमम स्मॉल एम मानूं तो माइनस एफ एक्स का सुप्रीमम माइनस एम, छोटा माइनस एम हो जाएगा, और इसका इनफीमम हो जाएगा कैपिटल एम के आगे माइनस। वो आप देख लेना, वो तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि नेगेटिव लग गया तो ये नेगेटिव में तो जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा होगा, है ना। जैसे -1 बड़ा है -8 से, -8 छोटा है और -1 बड़ा है, तो नेगेटिव लगने के बाद जो सुप्रीमम था वो इनफीमम बन जाएगा, और जो इनफीमम था नेगेटिव लगने के बाद वो सुप्रीमम बन जाएगा। तो ये दावा हम नॉन क्लोज्ड इंटरवल पर नहीं कर सकते, यही दावा। जैसे ऊपर नॉन क्लोज्ड इंटरवल पे ये बात सही नहीं थी ना कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन नॉन क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड था, तो वो दावा हम नॉन क्लोज्ड इंटरवल पे नहीं कर पा रहे थे। वही सेम चीज इसमें भी है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नॉन क्लोज्ड इंटरवल में तो हम नहीं कह सकते कि वो अपने बाउंड्स को अटेन करेगा नॉन क्लोज्ड इंटरवल में, तो हम नहीं कह सकते। ये दावा हम सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल पर कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है। देखो एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, मतलब इस फंक्शन के अंदर हम जो भी डालते हैं वो वही वापस दे देता है। जैसे f1 डालें तो 1 दे देता है, 2 तो 2 दे देता है, 1/2 तो 1/2 दे देता है। फॉर ऑल x बिलोंग टू, केवल फंक्शन डिफाइन किया x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1, मतलब जो x है ना वो इसी के अंदर से आ रहा है x की वैल्यू। ठीक, तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगी भाई, जो इसके अंदर की वैल्यू हम इसमें डालेंगे वही दे देगा। जैसे 0.1 डाला तो 0.1, 0.2 डाला तो 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स यही इंटरवल दोबारा से आ जाएगा 0 ओपन 0 to 1।
और इसका इन्फीमम क्या होगा 0 और सुप्रीमम क्या होगा 1 और 0 क्या इसमें मिल रहा है, 0 तो है ही नहीं इसके अंदर, सो नॉट अचीव्ड और ऐसे ही 1 भी नॉट अचीव्ड। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन नॉन क्लोज्ड इंटरवल तो हम नहीं कह सकते कि वो बाउंड अटेन करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं कह सकते, हम कर भी सकता और नहीं भी। ठीक है, सो सिंपली उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मैंने फंक्शन ले लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो फंक्शन है मतलब y बराबर में x लाइन बनेगी, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो y बराबर में x तो आपको पता है इस तरह से लाइन बनती है और ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में ही बात करनी है, इसको नीचे मत बनाना देना क्योंकि 0 to 1 के बीच में ही बात करनी है। तो ये फंक्शन तो है कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 to 1 बट इनफीमम ऑफ एफ एक्स 0 है वो हमें पता है, लेकिन 0 तो मिल ही नहीं रहा इसके अंदर और ऐसे ही सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स 1 है, तो नॉट अचीव्ड नॉट अचीव्ड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फंक्शन है अगर वो नॉन क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस हो ना देन इट जो वो बाउंड अटेंड करेगा, सुप्रीमम और इनफीमम उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, नॉन क्लोज्ड इंटरवल पर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखो सेम स्टेटमेंट चल रही है सब में, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वही चीज इसमें है, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी attains its maximum and minimum values, that means there exist c and d belong to closed interval ab such that fx is less than equal to fd and is greater than equal to fc for all x belong to closed interval ab। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर तो उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिलेंगी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट सी और डी मुझे ऐसे मिलेंगे इस इंटरवल के अंदर जिन पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और मिनिमम वैल्यू भी आएगी। मतलब जो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है वो सारी फंक्शनल वैल्यू एफ डी से तो छोटी होंगी और ऐसा कोई मुझे सी भी मिलेगा कि जिसपे सारी की सारी फंक्शनल वैल्यू एफ सी से बड़ी होंगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसलिए कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें मिलेंगी पक्का, लेकिन नॉन क्लोज्ड इंटरवल पे हम ये दावा नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। बिल्कुल आ रही है सर समझ में। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम भी इसी तरह से आपको याद करनी है। इज इट क्लियर? तो चलो अब आगे चलते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ साइन थ्योरम है, प्रिजर्वेशन ऑफ साइन थ्योरम, और उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है भाई, बिल्कुल घबराना मत, इतनी आसान आसान थ्योरम है ये। ठीक, थ्योरम के नाम से मत डरा करो, स्टेटमेंट देखो कितनी इजी है और मैं आपको समझा ही रहा हूँ वो तो साथ साथ। ठीक है, बस ये पेज बचा है इसका और फिर कुछ क्वेश्चन हैं इजी इजी से और ये देखो काम खत्म बस। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आपको पढ़नी है और कुछ भी नहीं है। एक वो सिक्वेंशियल क्राइटेरियन है और सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी और सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसका हमें क्वेश्चन करने में यूज ही नहीं करना होता। जैसे लिमिट का करवाया था ना, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स करवाया था उसमें, तो वो मैंने बता दिया था कि उसको लिमिट के लिए यूज ही नहीं करना, समझ रहे हो? उसी तरह से सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी को बताऊंगा मैं, लेकिन बट क्वेश्चंस में उनको यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, तो मेरे साथ बस 10 मिनट का काम हो रहता है, बस अड़े रहिए आप, बिल्कुल भागना नहीं है, क्लास कंप्लीट करके जानी है। हर एक बच्चे को चैलेंज है ये आपके लिए, बस ये समझा करो कि मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ कि क्लास करके ही उठूंगा। आ जाओ फिर, प्रिजर्वेशन ऑफ साइन थ्योरम। प्रिजर्वेशन ऑफ साइन थ्योरम का मतलब क्या है? अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, सब की डेफिनेशन देखो बिल्कुल लाइन सेम टू सेम लिखी हुई है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट सी, किसी पॉइंट सी पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किसी पॉइंट सी पर, ठीक है, और उस पॉइंट सी पर फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ठीक, तो इसका मतलब है, देखो मैं बना लेता हूं यहां पर, ये कोई है लाइन, रियल लाइन, और ये कोई पॉइंट है सी। ठीक है, और इस पॉइंट सी पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो
कोई ना कोई डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। मतलब कोई डेल्टा डिस्टेंस, जीरो से बड़ा कोई डेल्टा डिस्टेंस, मतलब कोई छोटा सा और जीरो से बड़ा डिस्टेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी के अराउंड कि जिसमें सी प्लस डेल्टा और सी माइनस डेल्टा है ना। भाई मैंने क्या बताया कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सी के अराउंड ऐसा एग्जिस्ट करेगा। भाई इसमें डेल्टा जोड़ूंगा तो सी प्लस डेल्टा आ जाएगा और डेल्टा घटाऊंगा तो सी माइनस डेल्टा आ जाएगा। कि उस इंटरवल के अंदर सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा इंटरवल के अंदर भी फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शनल वैल्यू जो है, एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा कि जिस पर फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी इन सभी पॉइंट्स पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। मतलब अगर फंक्शनल वैल्यू सी पर ग्रेटर देन जीरो है ना तो इसके अराउंड कोई ना कोई डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके इंटरवल में फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। और सेम बात हम लेस देन जीरो के लिए करेंगे। अगर एंड इफ एफ सी इज लेस देन जीरो, अगर एफ सी इस सी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू लेस देन जीरो है तो भी एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब इस इंटरवल में वैल्यू फंक्शनल वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। इसके नेबरहुड में भी फंक्शनल वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। कोई ना कोई ऐसा डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। ठीक है, कोई ना कोई डेल्टा ऐसा, अगर मेरी फंक्शनल वैल्यू पॉइंट सी पर लेस देन जीरो है तो कोई ना कोई डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके इंटरवल में, मतलब सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में फंक्शनल वैल्यू लेस देन जीरो होगी और इन सभी पॉइंट्स पर लेस देन जीरो होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। ये थी प्रिजर्वेशन ऑफ साइन थ्योरम। मैंने पूरी जान लगाई है भाई इसको समझाने की। मैं आपको आई होप समझ में आ गई होगी, और जिसको भी समझ में आई हो वो प्लीज कमेंट जरूर करके एक बार मुझे बताए। क्योंकि देखो, आप अगर मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो ना तो मैं साथ साथ आपसे पूछूंगा हाँ भाई आ गया समझ, जैसे ही मैं समझाता हूँ। बट ऑनलाइन में थोड़ी सी यही कमी होती है कि मैं आपके फेस एक्सप्रेशंस को नहीं देख सकता। अगर आप मुझसे ऑफलाइन में पढ़ोगे ना तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपके फेस एक्सप्रेशन से समझ लूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब जब नहीं आएगा तो गंदा सा मुंह बनाओगे, ठीक है, और आ जाएगा समझ में तो एक अलग सी स्माइल आ जाती है चेहरे पे कि हाँ आ गया समझ। ठीक, उसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ आ रहा है सही। ठीक है, सो आप कमेंट किया करो, आपके कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आप स्माइल कर रहे हो समझते समझते या गंदा मुंह बना रहे हो। ठीक है, तो आ जाओ। थ्योरम नंबर 4 है लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम क्या कहती है? इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एंड इफ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, मेरा फंक्शन जो था वो कॉन्टिन्यूस था क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और मैंने एफ ए निकाला और एफ बी निकाला, एक इनमें से पॉजिटिव आया, एक फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इनके अंदर से कोई पॉइंट, इस इंटरवल के बीच में से कोई पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसपे फंक्शनल वैल्यू जीरो भी होगी। तो ये है लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम। क्या कह रहा है ये दोबारा सुनो। अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और एफ ए और एफ बी जो हैं ये ऑपोजिट साइन के मुझे मिल जाते हैं, मतलब फंक्शनल वैल्यू एट ए एंड फंक्शनल वैल्यू ऑफ बी एट बी, अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन के मिल जाते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट सी इस ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शनल वैल्यू जीरो के बराबर होगी। जिस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू जीरो के बराबर होगी ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा, क्योंकि भाई एक पे तो आ रही है पॉजिटिव वैल्यू फंक्शनल वैल्यू, एक पे नेगेटिव, तो मतलब जीरो भी तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आएगी। वही ये कह रहा है कि कोई ना कोई सी ओपन इंटरवल ए बी में से जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये हो गई 4 थ्योरम। अब आ जाइए थ्योरम नंबर 5, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और देखो मैंने जितनी भी थ्योरम है ना आपको याद हो जाए अच्छे से, इसलिए इनकी स्टेटमेंट को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट देने की कोशिश की है। मतलब जो लाइन है वो देखो सारी थ्योरम्स में एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलेगा आपको ताकि आराम से याद हो जाए।
देखो सारी थ्योरम इसी से शुरू हो रही है ना, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ऐसा नहीं है कि उस थ्योरम में कुछ और लैंग्वेज थी, उस थ्योरम में कुछ और लैंग्वेज थी। आप याद करने बैठोगे ना 10 मिनट में याद हो जाएंगी सारी। इस तरह से लैंग्वेज लिखी गई है इन सारी थ्योरम्स में। ठीक है, शायद आपको ये लग रहा हो कि मतलब बिल्कुल क्या है, थ्योरम ही तो है। बट थ्योरम कई बार बुक्स में ऐसे लिखी होती हैं कि आप कहोगे कि याद ही नहीं होके दे रही, और एक मैंने इनको प्रॉपर सीक्वेंस में डाल दिया कि सारी थ्योरम्स वैसे ही शुरू हों, ठीक है, उसी फॉर्मेट में शुरू हों, ठीक, ताकि सारी की सारी आप 10 मिनट में याद कर डालो। तो ये मेहनत है भाई कंटेंट बनाने में। ठीक, वैसे तो देखो कहीं से भी ला के और एज इट इज टेप दें, ठीक, बट जो सीक्वेंस में अरेंज किया है एक एक चीज को प्रॉपरली, कि जिससे आपका टाइम ना लगे, फटाफट याद हो जाए और सारी चीज कवर भी हो जाए, तो उस तरह से इनमें मेहनत लगी हुई है भाई। एक एक चीज में आपको दिखाई देगी। देखो अब वो बच्चा जो समझ रखता होगा उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ, जो कई जगह भटक के आया होगा कि देखो कितने अच्छे से एक एक चीज को लिखा हुआ है ना। तो इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो इसीलिए कहते हैं भाई कमेंट कर दिया करो, और तो हम आपसे क्या ही मांगते हैं, बस कमेंट कर दिया करो, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स, सर पसंद आ रही है तो अभी तो आपके पेड बैच में पढ़ रहे हैं ठीक है भाई, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड k इज एनी नंबर लाइंग बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। मतलब मैंने एफ ए की वैल्यू निकाल ली और एफ बी की, मतलब मैंने अपनी फंक्शनल वैल्यू ए पर फंक्शनल वैल्यू निकाल ली और फंक्शन के अंदर बी पुट करके फंक्शनल वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये भी कुछ वैल्यू आएगी और ये भी कुछ वैल्यू आएगी। मान लिया ये वैल्यू आई 2 और ये वैल्यू आई 7, तो 2 और 7 के बीच में 4 आता है ना। तो यही कह रहा है कि एंड k इज एनी नंबर लाइंग बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, कोई नंबर है k जो इनके बीच में लाई करता है। देन देयर एग्जिस्ट, अगर ऐसा है तो कोई ना कोई पॉइंट c इनके बीच में जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे फंक्शनल वैल्यू k जरूर आएगी। ध्यान से समझ लेना बात को, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। दोबारा सुनो भाई, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, क्लोज्ड पे बात चल रही है, और कोई ओपन ले लोगे तो फिर ये सारी बातें झूठी हो जाएंगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और के कोई नंबर है विच इज लाइंग बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तो कोई ना कोई सी इसके बीच में जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस ओपन इंटरवल ए बी में से, सच दैट एफ सी इज इक्वल टू के, जिस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू के जरूर आएगी। ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इसी की कोरोलरी देखो, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर कोई एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो उसका सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स मान लो कैपिटल एम है एंड इनफीमम ऑफ एफ एक्स मान लो स्मॉल एम आया है। ठीक है, तो उस फंक्शन की रेंज क्या होगी, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। और अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और इस फंक्शन का सुप्रीमम है कैपिटल एम और इनफीमम है स्मॉल एम, तो उस फंक्शन की रेंज क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल स्मॉल एम टू कैपिटल एम। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, दोबारा देखो, कोरोलरी है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। ठीक, बाकी वो कहेगा नहीं कि इंटरमीडिएट वैल्यू की कोरोलरी बताओ, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या है, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और उस फंक्शन का सुप्रीमम है कैपिटल एम और इनफीमम है स्मॉल एम, तो उसकी रेंज जो होगी उस फंक्शन की वो क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल स्मॉल एम टू कैपिटल एम, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये थी इसकी कोरोलरी। अब सिंपल सी एक चीज है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल, और एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा वाह सर, क्या बात बोली है आपने। देखना भाई, वो तो आप जब करोगे तब बताना मेरे को हुआ या नहीं हुआ। तो देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन एफ एक्स मैप्स क्लोज्ड इंटरवल ऑन टू अ क्लोज्ड इंटरवल। अगर मेरा एफ एक्स कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, तो वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल पे ही मैप करेगा। ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड इंटरवल को ओपन पे मैप कर देगा। ओपन कहीं भी मैप कर सकता है, ओपन क्लोज्ड पे भी कर सकता है, ओपन ओपन पे भी कर सकता है, ओपन वन साइडेड ओपन पे भी कर सकता है। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल जो होगा, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल पे ही मैप करेगा। ठीक है, या बोलो जो फंक्शन है
वो कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे ही मैप करेगा, ऐसा भी बोला जाता है। कॉम्पैक्ट का मतलब भी क्लोज्ड ही होता है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, ठीक है, ऐसा भी बोल दिया जाता है। तो ये है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन एफ एक्स मैप्स क्लोज्ड इंटरवल ऑन टू अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल पे ही मैप करेगा। अब आप कहोगे फिर ओपन, ओपन किस पे मैप होगा? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ओपन किसी पे भी मैप हो सकता है। ओपन ओपन पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, और ओपन क्लोज्ड पे भी हो सकता है, ओपन वन साइडेड क्लोज्ड पे भी हो, किसी पे भी हो सकता है। तो ये थी प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम। मींस रेंज भी क्लोज्ड इंटरवल आएगा। अगर हम, हमारा जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है और एफ एक्स मैप करा क्लोज्ड इंटरवल ऑन टू क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब है जो रेंज आएगी ना वो भी क्लोज्ड इंटरवल आएगी। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट ये क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, इफ एफ ए इज लेस देन एफ बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब जो फंक्शनल वैल्यू एट ए है वो छोटी है फंक्शनल वैल्यू एट बी पे। देखो ये तो पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, और मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर। यहाँ डोमेन में तो हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले रहे हैं और को डोमेन पूरा आर लिया है, सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, और फंक्शनल वैल्यू एट ए छोटी है फंक्शनल वैल्यू एट बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ये बताना भी इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक, तो पहले तो इसने ये पूछा है कौन सा इनमें से पक्का ट्रू होगा। ठीक, तो अब एक बात बताओ मेरे को कि जो फंक्शनल वैल्यू एट ए है वो छोटी है फंक्शनल वैल्यू एट बी, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक, तो इसका मतलब जो रेंज सेट होगा ना, वो जो रेंज होगी फंक्शन की वो इस इंटरवल से, क्लोज्ड इंटरवल एफ ए एफ बी से तो बड़ी ही होगी। समझ रहे हो भाई? जो यहां पे मैंने ए पॉइंट पुट करके फंक्शनल वैल्यू ए निकाल ली और बी पॉइंट पुट कर ले फंक्शन वैल्यू बी निकाल ली। ठीक, और इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिख लिया। इस इंटरवल में से तो बड़ी ही होगी, इसके बराबर भी हो सकती है रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके बराबर भी हो सकती है और या फिर इससे बड़ी ही होगी। ठीक, तो ये तो पॉइंट है जो पक्का ट्रू है। ठीक, अब बात आती है अगर मे बी दे देता इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, तो मे बी के लिए तो रेंज बराबर भी हो सकती है इस इंटरवल के। अच्छा, जो रेंज है वो कंटेंड नहीं हो सकती। कंटेंड रेंज बताओ, इसके अंदर कंटेंड हो सकती है? अब इसके अंदर कंटेंड तो नहीं हो सकती, बट इक्वालिटी भी लगाई हुई है इसने, तो इसलिए मे बी में ये भी ठीक हो जाएगा क्योंकि इक्वल तो हो ही सकती है। ठीक है, और रेंज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो पक्का ही ट्रू है, ये तो बता ही चुके हैं। ठीक है, रेंज कभी प्रॉपरली लेस देन नहीं हो सकती कभी भी इस इंटरवल से, हमेशा रेंज या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। तो इनमें बराबर लगा हुआ था ना, तो इसलिए ये ट्रू हो गए, तो ये डी गलत हो जाएगा, और बाकी प्रॉपरली बड़ी तो हो ही सकती है इस इंटरवल से, ई भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो केवल डी को छोड़कर ए बी सी ई ये पॉइंट में बी में ट्रू हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? और देखो अभी और समझ में आएगा क्वेश्चन। ये देखो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 टू आर सच दैट, यहां पर इनके बीच में कोई पॉइंट उठा लिया इसने 1/2, इसी इंटरवल का है ना ये पॉइंट 1/2, 1/2 पे वैल्यू है 10, और इसी के बीच का कोई पॉइंट ले लिया 3/4, 3/4 भी तो इसी के बीच का है, तो 3/4 पर फंक्शनल वैल्यू है 1। तो जो मेरी रेंज होगी ना फंक्शन की, वो क्लोज्ड इंटरवल 1 to 10 से तो बड़ी ही बड़ी होगी, बराबर भी हो सकती है। तो मे बी पूछ रहा है, देन रेंज ऑफ फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 मे बी, तो क्लोज्ड इंटरवल 1 to 10 के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, तो मे बी में बराबर भी ये 1 to 10 आ सकता है। अच्छा बताओ, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 100, 1 to 10 का तो सुपर सेट ही है ना, तो ये भी रेंज हो सकती है, उसके बराबर होगी क्लोज्ड इंटरवल 1 to 10 के, या उससे बड़ी होगी। ये देखो लिखा हुआ है, द इंटरवल विच आर नॉट क्लोज्ड कांट बी द रेंज सेट। जो इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल नहीं है ना, वो तो रेंज सेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल पे ही मैप कर सकता है। ठीक, ओपन इंटरवल पे कभी मैप नहीं करेगा, तो इसीलिए ओपन इंटरवल को तो पहले ही काट दे। इंटरवल विच आर नॉट क्लोज्ड कांट बी द रेंज सेट, तो जो रेंज होगी वो सुपर सेट होगी क्लोज्ड इंटरवल 1 to 10 का। ठीक, तो सुपर सेट देख लो, क्लोज्ड होना चाहिए और इसका सुपर सेट होना चाहिए, ये होगा, ये हो जाएगा क्योंकि ये तो बराबर ही है, ये हो जाएगा। 0 to 100 ओपन वाला तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 2 to 20 इसके अंदर 0 नहीं है ना भाई, इसके अंदर 1 नहीं है, 0 तो चाहिए ही नहीं। हाँ, तो मेरा तो इंटरवल 1 to 10 था ना, और इसके अंदर ये कंटेंट नहीं हुआ, मतलब ये इसका सुपर सेट नहीं हुआ।
क्लोज्ड इंटरवल 2 to 20 इसका सुपर सेट नहीं हुआ, तो इसलिए ये रेंज नहीं बन सकता। बिकॉज अंडर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल मैप्स ऑन टू अ क्लोज्ड इंटरवल। सारी बातें बता दी हैं, तो ये उसी की बात थी जो अभी कर रहे थे। अच्छा, इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाएगा? लो फिर, बस इसके बाद कुछ नहीं है, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फंक्शन ये है और आधा पेज और है। ठीक है, 1 घंटा 6 मिनट की क्लास हो चुकी है। चलो आ जाओ। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, मेरा फंक्शन एफ एक्स है जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम ए ऑन टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ये बताना इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। ए मुझे गिवन है, ऑप्शन है ये सारे। क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, एफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम ए ऑन टू बी, मतलब डोमेन तो है ए और कोडोमेन है बी सेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो कोडोमेन ए क्या ले रहा? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, और क्लोज्ड इंटरवल बताया था क्लोज्ड पे ही मैप करेगा, और बी ले रहा -100 to 1000, तो ये हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, पक्का ट्रू। तो ये पक्का ट्रू हो सकता है क्योंकि क्लोज्ड पे मैप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 क्या आर पे मैप हो जाएगा? तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट सेट मतलब क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए, और रियल नंबर बाउंडेड नहीं है। ठीक है, लिखा भी हुआ है कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड की इमेज क्लोज्ड पर ही मैप होगी। ठीक, और ये आर जो है ये ओपन एंड क्लोज्ड दोनों होता है, और बाउंडेड भी नहीं होता, तो इसलिए ये इस पर मैप नहीं कर सकता। ओपन इंटरवल तो किसी पर भी मैप कर सकता है, आर पे भी कर सकता है, हो जाएगा ठीक। अच्छा, जो आर है ये ओपन एंड क्लोज दोनों तक हो सकता है, तो ये ओपन पर भी मैप कर सकता है और क्लोज्ड पर भी, ये भी ठीक हो जाएगा। ओपन इंटरवल किसी पे भी मैप कर सकता है, ये भी ठीक हो जाएगा। ओपन इंटरवल किसी पे भी मैप कर सकता है, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल अगर कोई है तो वो क्लोज्ड पे ही मैप करेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड पे ही मैप कर रहा है, हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड पे ही मैप करेगा, बाउंडेड नहीं है ना, तो ये ओपन एंड क्लोज्ड दोनों होता है, बट ये बाउंडेड भी नहीं है, तो इसलिए इस पे मैप नहीं कर पाएगा। जो सी है ओपन तो किसी पे भी मैप कर सकता है, ये भी ओपन है किसी पे भी मैप कर सकता है, ओपन किसी पे भी मैप कर सकता है, ओपन किसी पे भी मैप कर सकता है। की फैक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, बता दिया। कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज्ड एंड बाउंडेड। भाई जो कॉम्पैक्ट सेट की इमेज होगी ना वो कॉम्पैक्ट ही होगी। अगर कोई क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड था, तो इसकी इमेज क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही आएगी, कॉम्पैक्ट ही आएगी। ये कॉम्पैक्ट है नहीं, क्लोज्ड तो है, बाउंडेड नहीं है। ठीक, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एन ओपन इंटरवल मे मैप ऑन टू एन ओपन और क्लोज्ड इंटरवल, मतलब वो ओपन इंटरवल ओपन पे भी मैप कर सकता है, क्लोज्ड पे भी मैप कर सकता है। ठीक, और आर क्यों नहीं आया वो बता दिया, आर नॉट बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन दोबारा देख लो। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था फ्रॉम ए ऑन टू बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन ट्रू होंगे वो बताना था, तो ये ट्रू हो जाएंगे। ये भी ट्रू, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा। ये नहीं बन पाएगा लेकिन भी। नेक्स्ट, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, मतलब उसके अंदर हम कोई भी पॉइंट डालें वो उसी पॉइंट को हमें लौटा दे, तो इसका मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट है। एक्स इज एन, अगर एक्स फिक्स्ड पॉइंट है फंक्शन का, तो उसकी फंक्शनल वैल्यू वो एक्स ही आ जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जैसे व्हाट आर द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पुट करना है ना। एफ एक्स क्या, एक्स की पावर 4, इसको एक्स के बराबर पुट कर दो, और इसको इधर ले आओ, एक्स कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएंगे? रियल में इसके दो ही रूट आएंगे, एक तो 0 और एक 1। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 1 इन रियल, यही फिक्स्ड पॉइंट है इसमें दो, क्योंकि हमें अगर नहीं कुछ दिया हो तो रियल में ही निकालने होते हैं, तो इसके दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे 0 1। इस तरह से काम करती है भाई ये। और देखो क्या क्या है इसके अंदर भाई, जितना ग्रेजुएशन पार्ट था ना वो देखो 3 ही 4 पेज में आपका सारा 2 क्लास में ही करवा दिया, सारा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन कॉन्टिन्यूटी का। और इससे बच्चे इतना डरते हैं इस कॉन्टिन्यूटी से, और आपने देख ही लिया होगा, जिस बच्चे ने 2 बार अच्छे से रिवाइज कर ली ना कॉन्टिन्यूटी, उसके लिए हलवा हो जाएगा बिल्कुल। ये नोट है अब छोटा सा, इफ एफ सच दैट आर टू आर, या तो आर टू आर बोले, या एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब सेम होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल जो भी ले वही क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, और आर कह रहा है तो आर ही होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। आर मतलब रियल नंबर। इज बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो भले ही आर टू आर है, भले ही डोमेन के अंदर हम पूरी रियल वैल्यू में से कोई भी डाल सकते हैं और निकल के भी रियल वैल्यूज आ रही हैं, बट उस फंक्शन की बात कह रहा है कि वो जो फंक्शन है ना वो बाउंडेड भी है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है।
देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो उसका होगा ही होगा अगर वो फिक्स्ड पॉइंट है तो, ठीक। और वो फंक्शन इस तरह से भी डिफाइन कर सकता है आर टू आर, और इस तरह से भी डिफाइन कर सकता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू ए बी, ठीक। तो फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, या ऐसे बोले कि कोई फंक्शन है एफ सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और वो बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन बाय फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, जो फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम हमने की थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक। और इसी चीज को नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बाउंड मतलब ये ना लिख के सीधा ही बोल देता, बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर हैज एट लीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट तो होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर, एफ सच दैट आर टू आर इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये बोल दिया बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, विच मे बी ट्रू बताना है, मे बी, देखो पक्की तो बात ये है कि एक तो होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, क्यों इसलिए मे भी पूछा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज यूनिक सॉल्यूशन, हो सकता है यूनिक, हैज टू और मोर सॉल्यूशन, हो सकते हैं, हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो सकता है, नीड नोट है गलत बात, होगा तो जरूर, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम लगेगी, फंक्शन बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा, और ये कह रहा नीड नोट है, गलत बात भाई, इफ एफ इज बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस तो फंक्शन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन बाय फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। अब एक थ्योरम है इंटीग्रेबिलिटी वाली, वैसे तो रीमान में हम करते हैं, बट इसका कॉन्टिन्यूअस से भी लेना देना, तो इसको यहाँ भी कर लेते हैं, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल, बस बाकी रीमान इंटीग्रेबल डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, बस अभी के लिए इतना कर लो कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो वो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा, याद कर लो अभी के लिए, बाकी डिटेल में इसको रीमान इंटीग्रल में पढ़ेंगे। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल, इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पर जितने भी रिजल्ट थे वो सब कर चुके हैं, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें, और वो काम नहीं आता, कॉन्टिन्यूटी जैसे मैंने निकालनी सिखाई है उन्हीं तरीकों से निकालनी है, और वो टॉपिक क्या है, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, बस ये बात हमें करनी है, मैं दिखा देता हूँ सिलेबस, और फिर उसके बाद इसमें बचेंगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, देख लो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कर लिए हैं, ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी याद दे पेज का, ये अगली क्लास में हो जाएगा, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सारी कर चुके हैं प्रॉपर्टीज, ये थ्योरम वगैरह जो थी, ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल सारी कर चुके हैं प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी अब नीचे वाली लाइन बची हुई है आपकी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्राइटेरिया और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम, 2 क्लास का काम है ये, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम 3, ठीक, और इंपॉर्टेंट है, करनी है, तो जितना मैं करवा चुका हूं ना ये कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शंस बिल्कुल कंप्लीट है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस बिल्कुल कंप्लीट है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बचती है बस, ठीक। उसके बाद अगर ये कॉन्टिन्यूटी लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूटी, और इंपॉर्टेंट तो है डेरिवेबिलिटी भी, तो ये भी करनी है, ठीक, बट थोड़ा छोटा टॉपिक हो जाता है डेरिवेबिलिटी, वैसे मैं करवा भी चुका हूँ, बट ग्रेजुएशन लेवल तक करेंगे तो सारा ही करना पड़ेगा, ये जितनी भी थ्योरम है, फिर उसके बाद टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये सब खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल टॉप लेवल पे करवा रहे हैं, बिल्कुल टॉप लेवल पे, जितना मैक्सिमम डीएसएस भी पूछ सकता है, और एक भी चीज इसमें ऐसी नहीं डाली गई है जो फालतू की हो, हर एक चीज काम की है, इस नोट्स में से अगर आप एक लाइन भी हटाते हो ना तो समझ लेना काम की चीज हटा रहे हो, इससे छोटे इन नोट्स को मत कर देना, ठीक है, सारी चीजें करनी है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, और भाई देखो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो जो भी बच्चा इस क्लास को अगर यहाँ तक देख रहा है तो उसको ये तो पक्का पता चल चुका होगा कि हम बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और अगर आप भी ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ पेड बैच में जुड़ जाइए, बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट सारा मिलेगा आपको, टाइमली सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वो आप बात कर सकते हैं, ठीक है, और मंथली फीस रखी गई है जिससे हर कोई अफोर्ड कर पाए, और जो है मतलब मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी रहे कि मुझे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना हर महीने, नहीं तो नेक्स्ट मंथ कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो यही बात है बस छोटी सी, अगर आपको लग रहा हो कि हमारी जो मेहनत है वो वाकई मतलब अच्छे लेवल पे हम काम करवा रहे हैं तो आप बैच परचेज कर सकते हो,
और आप जैसे ही बैच परचेज करोगे तो आपको ये पछतावा होगा कि काश मैं पहले बैच ले लेता। ठीक है, तो हम तो इतना ही कह सकते हैं, बाकी आप खुद बताएंगे बैच में आएंगे जब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार एक बच्चा कमेंट करके जरूर जाएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।